भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डीजीएस क्लासेस में। तो चलिए तैयार हैं हम बिना किसी लाग लपेट के अगले 5 सवालों को समझने के लिए। बच्चों, जेई मेंस में जैसा मैंने कहा था बहुत ही सीधे सवाल आते हैं। उनमें से जो भी थोड़ा सोचने वाले हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, उनकी बात मैं आपके साथ यहाँ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही मज़ेदार सा सवाल। द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। बच्चों, जैसा एंट्रोपी के विषय में हम जानते हैं कि भाई एंट्रोपी क्या है। इसी चैनल पे एंट्रोपी को डिटेल में बताता हुआ मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। एंट्रोपी वैसे हम नॉर्मली कहते हैं बिखराव, एक ऐसा रेंडमनेस, एक बिखराव, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रेंडमनेस। किस तरह का बिखराव, किस तरह का एक अंदाज, वो एंट्रोपी है। बिखराव लगातार बढ़ता है, मैंने ऑलरेडी भी ये चीजें बताई हैं आपको। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, कहां पर एंट्रोपी में नेगेटिव चेंज आ रहा है। पहला है डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। घोल दिया है आपने आयोडीन को, डिसोल्यूट। अब बच्चे, डिसोल्यूशन जब करोगे, कभी किसी भी चीज को डिसॉल्व करके देखो तो उसका फैलाव बढ़ता है, तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो इस केस में पॉजिटिव है, बिखराव बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई, खत्म, कोई टेंशन नहीं। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2, आइए देखते हैं। N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। बॉश हैबर प्रोसेस कहते हैं इसको। मेरे बच्चे, यहां पर 4 मोल थे और यहां 2 मोल है। अब अगर आप देखो, ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ जा रहा है, बिखराव कम होगा या ज्यादा? बिखराव तो कम हो गया ना भाई, 4 से 2 की तरफ चला गया। जैसे ही 4 से 2 की तरफ गया, डेल्टा NG निकाल के देख लो। ये क्या हुआ, है तो नेगेटिव हो गया। बिखराव में तो भीड़ बढ़नी चाहिए ना। देखो बड़ा सिंपल है बच्चों, बिखराव का मतलब क्या है? पार्टिकल्स का ज्यादा हो जाना, बिखराव हो जाएगा। कम जगह में ज्यादा पार्टिकल का हो जाना, है ना, तो वो भी क्या है, बिखराव बढ़ना हो गया। या कम पार्टिकल का ज्यादा जगह में चले जाना, देखो दोनों बातें हैं। इस बात को जरा समझना ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को वो दे सकता है आपके साथ। यहां पर तो खैर नेगेटिव हो गया, क्योंकि 4 से 2 हो गए तो नेगेटिव हो गया। तो मेरा आंसर तो खैर यही हो गया, नेगेटिव पूछ रहा था तो यहीं चला गया। लेकिन मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था। एंट्रोपी बढ़ती है कब कब? वॉल्यूम सेम हो, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाए, तब हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। और पार्टिकल सेम हो और वॉल्यूम बढ़ जाए, बस, तो भी फैलाव बढ़ जाएगा, जगह मिल जाएगी ना फैलने के लिए। मतलब भाई 4 लोग थे एक कमरे में, अब 4 लोग हैं 4 कमरे में, फैल गए ना गुरु, तो क्या होगा, एंट्रोपी तो बढ़ जाएगी ना। एंट्रोपी तो बस बिखराव देखती है मेरे दोस्त, कितना फैल सकते हो, वो एंट्रोपी है। यहां पर लेकिन मॉलिक्यूल कम हो गए, पार्टिकल कम हो गए, तो ये नेगेटिव हो गया। अगले 2 ऑप्शन भी देख ही लो, डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम टू दिस एंड दिस। अरे वाह, सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे हो, एंट्रोपी तो बढ़ेगी, बिखराव तो बढ़ेगा। तो यानी सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में और लिक्विड से ज्यादा गैस में, ये ध्यान रखना भाई, एंट्रोपी बढ़ने का सीक्वेंस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, वही खेल। अब भाई इसमें भी सॉलिड से गैस ही तो जा रहे हो, सब्लिमेशन क्या होता है, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है ना, सॉलिड CO2 है, उससे गैस जा रहे हो, बढ़ गया ये भी। हलवा क्वेश्चन था, मजेदार, लेकिन पूछा भाई ने बड़ा अच्छा, और एंट्रोपी के बारे में काफी ज्ञान यहां लग गया। ओए हो, अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा बहुत है, देखने में लगता है कि। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी वो आपको बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, मतलब क्वेश्चन आसान है, घबराओ मत, आसान क्वेश्चन है।
2 blocks of the same metal having same mass and at temperature T1 and T2 respectively। अच्छा, एक टेम्परेचर T1 है, एक T2 है, are brought in contact with each other, है ना बच्चों। ये ना क्वेश्चन मुझे फटाफट लिखने पड़ रहे हैं पुराने उस, क्योंकि डायरेक्ट निकाल के कॉपी पेस्ट करने का कोई तरीका, या फिर ऑनलाइन जब मैं डालता हूँ तो उसमें ये ना हो जाए ना एनटीए का साइट से डायरेक्ट कर दिया, वो भी दिक्कत है। ये जेई मेन के पुराने क्वेश्चन। किसी बालक के पास कोई तरीका हो, भाई आप लोग सारे थोड़ा टेक्स्ट से भी ज़्यादा हो, किसी के पास कोई ऐसा तरीका हो कि भाई हम क्वेश्चंस को लेके हमें इतना लिखना ना पड़े, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के हेल्प करना मेरी। सो 2 ब्लॉक्स हैं सेम मेटल के, सेम मास है, मतलब बिल्कुल सेम ही चीज़ ले ली है। एट टेम्परेचर T1 एंड T2, टेम्परेचर में बदलाव है। आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, गिवन चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ये चीज़ दे रखी है। एंड अलाउड टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद कांस्टेंट प्रेशर। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई बहुत सिंपल सी बात है। मैं अभी ठंड हो रही है, चाय ले आया, आपने कहा नहीं सर हम तो कोल्ड ड्रिंक ही पियेंगे, वैसे ठंड है चाय पी लो बढ़िया है, बट नहीं माने आप। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल का टेम्परेचर था लेट से 6 डिग्री, रूम का टेम्परेचर हो रखा है 15। अभी जब शूट कर रहा हूँ तो नोएडा में तो टेम्परेचर 4-5 के आसपास ही होगा, बट ठीक है मान लिया 15। अब चाय थी, गर्म करके लाए थे अभी बना के ताज़ा ताज़ा, तो 60 डिग्री पे थी, 50-60 डिग्री पे। कोल्ड ड्रिंक थी 6 डिग्री पे। अब सराउंडिंग तो रूम का टेम्परेचर होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, चाय 15 पे आ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक 15 पे आ जाएगी, तो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई और चाय ठंडी हो गई। तो जनरली थर्मल इक्विलिब्रियम में ऐसा माना जाता है कि अगर 2 टेम्परेचर हैं और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं तो वो एवरेज में आ जाएंगे, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले। तो वैसे ही यहाँ हुआ, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा T1 और T2 का एवरेज होगा। पहली बात तो मैं ये समझ गया। द चेंज इन डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस। अच्छा, तो ये हलवा क्वेश्चन इसने इस तरह दे दिया। तो आइए जरा मैं चेंज इन डेल्टा एस देखता हूँ। पहले वाले टेम्परेचर के हिसाब से देखना पड़ेगा डेल्टा S1। और ये होता क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था बच्चों, वो CP लॉग वाला जो क्वेश्चन था डेल्टा T वाला, वही चीज़ आ गई है ना। अब यहाँ इसने ln की फॉर्म में दिया है, तो ठीक है फिर लॉग बेस 10 पे नहीं लेंगे, हम भी ln की फॉर्म में ले लेंगे। तो CP ln और T हमारा जो फाइनल होगा उसके ऊपर जाएंगे, और जो T1 था, और डेल्टा S2 क्या हो जाएगा, CP ln T फाइनल और T2 रहेगा। भाई बेसिक बात यही आई ना घुमा के, कि डेल्टा एस के लिए ये तो चीज़ लोगे, है ना, तो ये ले ली मैंने। अब क्या करूं, करना क्या है, उस भाई ने कहा चेंज इन डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस। टोटल पूछ रहा है ना, 100 रुपये तुमने मिलाए, 100 मैंने मिलाए, 200 हो गया ना, टोटल निकालोगे ना। तो ये पहले टेम्परेचर की वजह से, दूसरे की वजह से, टोटल निकाल लो। डेल्टा S1 डेल्टा S2, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात भी कर दी मैंने एक तरह से, इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया भाई ने। बहुत बढ़िया टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। गैसियस जब आइडियल गैस मिक्स होते हैं तो एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में डालो, है ना, कि सर ये हमें नहीं आता। देखो जैसा हमने पहले भी कहा था, हम अपने इस चैनल पे डीजीएस क्लासेस पे सीरियसली चीज़ों को पढ़ाई की तरफ ही लेके चलेंगे, है ना। खैर मैं सीरियस नहीं, सिंसियरिटी में बिलीव करता हूँ, ठीक है, सीरियस नहीं, गंभीर नहीं। ये माना कि अभी 1-2 दिन, मतलब लास्ट कल आपका ऑर्गेनिक का वीडियो नहीं आया, आज भी फिजिकल का आ रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल बेटा एक्चुअली दिक्कत हो गई थी कुछ इसमें, तो आ नहीं पाया ऑर्गेनिक। आज मैं फिजिकल शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी हेडेक है, तो इसको शूट करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर ऑर्गेनिक, या तो अर्ली मॉर्निंग करूँगा या कल मैं ऑर्गेनिक पहला, या ऑर्गेनिक का कल एक लंबा वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो और मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन कवर करूंगा मैं जेई में 19-20 के। अगर आप यही देखते चले जाएंगे तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी जेई मेंस के, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर से ही रिपीट करेगा वो, और कॉन्सेप्ट सारे मैं इनके थ्रू समझा रहा हूँ आपको।
जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन देखा तो एंट्रोपी को समझाया, अभी दूसरा है तो इसमें देखो वो बता रहा है कि दो ब्लॉक्स को मिलाया है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे थे, ओवरऑल एंट्रोपी चेंज बता दो, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो अब मुझे खाली ऐड करना है CpLn TF/T1 प्लस CpLn TF/T2। बेटा CpLn तो फिर कॉमन ही लेके बाहर कर लो, तो TF/T1 और तुम्हारा Cp कॉमन ले लो, फिर ln से मिला लो उसको, और तुम्हारा ये ln इधर करता हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो TF का स्क्वायर और T1 T2, क्योंकि ln करोगे ना इसको बाहर करके Cp लेके, तो ये तुम्हारा CpLn TF का स्क्वायर T1 T2 आ गया। अब देखो ऑप्शंस में, अच्छा T1 T2 का तो ये तो लगाना पड़ेगा TF की फॉर्म में, तो फाइनल मेरा हो जाएगा CpLn T1 प्लस T2 का 2 का स्क्वायर अपॉन T1 T2, CpLn ये हो जाएगा मेरा T1 प्लस T2 का स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2। ये आया बेटा मेरा, इसका ऑप्शन देख लो जरा, 2 नहीं है, 2 नहीं है, दोनों नहीं है, CpLn, हाँ ये आ गया ऑप्शन। क्लियर हुआ? कुछ नहीं था, मैंने खाली इसमें ये चीज़ तो मैंने यहीं बताई थी आपको कि T1 T2 का एवरेज कह रहा है, और ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? थर्मल इक्विलिब्रियम से। थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ हैं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों ये क्या बताता है? ये बताता है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो बात बताने वाला हूं बड़े ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लॉ ऑफ थर्मल यानी इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, इफ सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, देन ए एंड, देखो अब ए बी से, बी सी से, तो ए और सी भी किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर चाय भी इस रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और कोल्ड ड्रिंक भी इस रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो चाय और कोल्ड ड्रिंक भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सीधी बात है, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसके थ्रू यहां पर हो गया। एक मिनट, अब जरा समझिए, तो ये लॉ हमें बताता क्या है? ये बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम एवरेज टेम्परेचर निकालना, यानी जब दो चीजें टेम्परेचर एवरेज करेंगी थर्मल इक्विलिब्रियम में आने में, तो ये फाइनल टेम्परेचर आएगा। इसी बात के ऊपर उसने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट बच्चों ये हमें निकालना सिखाता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस भी लॉ में जो भी चीज बताई जाती है कि उसकी मिनिमम वैल्यू ऐसे निकलती है, यानी फर्स्ट लॉ में वो बता रहा है कि डेल्टा एच मिनिमम कैसे होता है, जीरो कब होता है? जीरो होता है फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में। बता दिया ना भाई ने आपको फर्स्ट लॉ में कि जीरो कब होता है। तो जिस भी जगह पर जीरो की वैल्यू यानी किसी की मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, वो लॉ उसी को बता रहा है। तो फर्स्ट लॉ एंथैल्पी बताता है। तो सेकंड लॉ क्या बताता है दोस्तों? आपके मन में आएगा सर सेकंड लॉ हाउ एंट्रोपी बताता है ना। सेकंड लॉ बताता है डेल्टा जी, क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम कहां होती है ये सेकंड लॉ में बताया है। ये सेकंड लॉ में बताया है कि डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे हमने जीरो कर दी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जीरो कब होता है, इसने बताया नेटिव फ्री स्टेट में। ये जीरो कब होता है, इसने बताया भाई साहब इक्विलिब्रियम में। तो ये सेकंड लॉ में आया ना, तो सेकंड लॉ बताता है एंट्रोपी।
फर्स्ट लॉ बताता है एंथैल्पी, सेकेंड लॉ बताता है अपना फ्री एनर्जी, एंट्रोपी नहीं बताता। क्या बताता है? फ्री एनर्जी। एंट्रोपी कौन बताता है फिर? थर्ड लॉ। इसने कहा था एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। देखो ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट जीरो हमने कह दिया तो उसका मतलब ये हम जीरो तक पहुंच गए। ये वो टेम्परेचर है जहां हम अभी तक पॉसिबली लैब के अंदर पहुंच पा रहे हैं। ना ही कोई इस दुनिया में जीरो होता, ना ही कोई इस दुनिया में वन होता, हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा होता है। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो। अब अगर मैं आपको ध्यान से कहूं, फर्स्ट लॉ में फिर रिवाइज करो। फर्स्ट लॉ में उसने कहा, किसने? फर्स्ट लॉ ने हमें बताया कि भाई साहब एंथैल्पी कब जीरो हो सकती है? जब कोई चीज फ्री स्टेट में है, जब कोई अपनी फ्री स्टेट में है या नेटिव स्टेट जिसको कहते हो उसके अंदर है, तो उसका डेल्टा एच जीरो लोगे। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ हमें एंथैल्पी निकालने में मददगार है। सेकेंड लॉ डेल्टा जी जीरो कब होता है ये बताता है, तो वो गिव्स फ्री एनर्जी निकालने में मददगार है। थर्ड लॉ कहता है एट जीरो केल्विन एंट्रोपी इज मिनिमम, एंट्रोपी इज जीरो। तो थर्ड लॉ समझाता है हमें डेल्टा एस निकालना। ये ध्यान रखना, वैल्यूज ये निकालते हैं। हाँ, वैसे आप डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखते हो। अब जो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, बताना डायनेमिक्स क्या होता है। कल के लेक्चर की शुरुआत उससे करेंगे, आप बताना उसको। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करा मैंने 2 ब्लॉक्स का। इसके साथ मैंने क्या क्या समझाया वो भी समझ में आ गया। एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या बताता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। देखो अब थर्मो के अंदर भी चीजें काफी होती चली जा रही है ना इन्हीं क्वेश्चंस के सहारे। द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन at an absolute temperature T is given by this. Delta G is A minus BT, where A and B are non-zero constant. Which of the following is true? कितना आसानी से खेल गया। मैं हमेशा कहता हूं आईआईटी जेई ये नहीं चेक करता कि आपका पीसीएम कितना अच्छा है। आप चाहें तो मेरे इसी चैनल पे वीडियो है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन आईआईटी जेई, कभी फुर्सत हो तो वो देखना। आईआईटी जेई कभी नहीं चेक करता कि आप पीसीएम में कितने अच्छे हैं, वो तो होना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अगर लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो तलवार चलाना तो आना ही चाहिए, ढाल पकड़ना तो आना ही चाहिए। यानी कहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, कहाँ टिक नहीं लगाना और किस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये तो आना ही चाहिए। लेकिन मेन बात होती है टेम्परामेंट की। बात समझ में आ गई? गुरु टेम्परामेंट क्या, आईआईटी ये चेक करता है कि रट के बैठा है और यह दिमाग को चला सकता है इस टफ सिचुएशन में। यहां पर उसने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। बच्चों उसने क्या करा है, डेल्टा जी वही रखा है, ए और बी टी कर दिए। तो एक्चुअली में देखा है तो ए क्या है डेल्टा एच और बी क्या है डेल्टा एस। डेल्टा एस का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप उसे एनी टाइप ऑफ सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका वहां होना जरूरी है। टी के साथ जो क्वांटिटी यहां लगी है वो डेल्टा एस को रिप्रेजेंट करेगी, ए जो है वो डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगा। देखो कितनी बड़ी सच्चाई बता जाते हैं। होता है ना, हम देखते हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग होते हैं तो घमंड में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अरे वो उनका घमंड नहीं है भाई, उस पोस्ट पे तो कोई भी हो सकता है, उसकी वहां होने की वैल्यू है, सीट की वैल्यू है, तेरी नहीं है गुरु, तू मत जोश में आ ना। तो वही यहाँ चीज है, डेल्टा एच और डेल्टा एस का कोई वजूद थोड़ी है, वो तो इस लोकेशन पे होने की वजह से उनका वजूद है, यहाँ कोई भी हो सकता है। तो जेई ने इस चीज को चेक करने के लिए भाई साहब ए और बी लगा दिए इस क्वेश्चन में। देखिए अब बच्चा सोचता रहे कि यार कि नॉन जीरो कांस्टेंट कुछ नीचे दे दिया, एक्सोथर्मिक इफ बी इज लेस देन जीरो।
बी मेरा क्या है, डेल्टा एस अगर लेस देन 0 हो गया तो डेल्टा एस तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, फिर तो एक्सो नहीं होगा, गलत हो गया ये। एक्सो इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, तो ये तो चीज पहले गलत हो चुकी थी, और ए इज ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव तो एंडो, एक्सो तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। बात समझ में आ रही है ना। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है मेरे बच्चे, एक चीज तो यहां बताते हैं, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट। अब अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो ये प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट की अगर ज़्यादा है मतलब सिस्टम ने एनर्जी गेन करी है तो प्रोसेस एंडो है। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो एंडो है, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये प्रोडक्ट की कम हो रही है। प्रोडक्ट की अगर कम हो रही है मेरे बच्चों तो इसका मतलब एनर्जी निकली है ना। अगर सोचो ना, आप 500 रुपये लेके चले सुबह, शाम को जब आए तो आपके पास 200 रुपये थे, तो आप चेंज कैसे निकालेंगे, 200 माइनस 500, इसका मतलब माइनस 300, फाइनल माइनस इनिशियली तो करोगे, 300 रुपये खर्च करके आ गए ना, तभी तो नेगेटिव साइन है, खर्च करके आ गए ना। वो तो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, हीट लॉस करते हो इज नेगेटिव, हम केमिस्ट्री में यही लेते हैं ना बच्चों, वही देखो खर्चे वाली बात से बता दिया मैंने। तो इस वाले में अगर देखूं तो अगर ए मेरा बड़ा है 0 से तो वो एंडो होगा, एक्सो तो नहीं हो रहा तो ये भी गलत हो गया। एंडोथर्मिक इफ ए इज लेस देन 0, अरे यार ऊपर तूने बात करी उसको तूने उल्टा घुमा दिया, जब वो भी गलत है तो ये भी गलत है। एंडोथर्मिक इफ ए इज ग्रेटर देन 0, हाँ ये ठीक है, मान ली बात। कितना आसान सवाल था, इतना घुमा फिरा के उसको पूछा है, पूछेगा घुमा फिरा के पूछेगा, आपको चेक करेगा कि आप बिफर जाते हो, क्या आप परेशान हो जाते हो या नहीं होते। होता है ना वो आईएएस का इंटरव्यू होता है, आप में से कई बच्चे हो सकता है जेई के बाद आईएएस दें, कोई होता है कैट का एग्ज़ाम दें, कोई बाहर चले जाए एमटेक के लिए, इनमें भी पहले जेई कर लो फिर चाहोगे तो करियर के ऊपर ले लेंगे। तो आईएएस में वो जो क्वेश्चन कहते हैं ना आपको इंटीमिडेट करने के लिए करते हैं, क्या इसे गुस्सा आता है, क्या ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उन सब बातों पे वो पूछेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 Kelvin। तो T1 दे दिया मुझे 100, T2 दे दिया मुझे 200, केल्विन लगा लेते हैं। इफ CV इज 28 जूल पर केल्विन पर मोल, CV भी दे दिया भाई ने। कैलकुलेट डेल U एंड P डेल्टा V, अच्छा जी, फॉर दिस प्रोसेस। अब डेल U तो बहुत आसान है, CV डेल्टा T लगा देंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो आपको, वैसे मैंने बताया था कि थर्मो का मेरा एक वीडियो है, आप उसमें इस चीज़ को देख सकते हैं, फिर भी चलो बता देते हैं। भाई हीट तो डिपेंड करती ही T2 माइनस T1 पे है, नहीं मानते, आपको लिया, ठीक है, आपका नाम है राज और एक का नाम है रोहित, राज और रोहित दोनों को लिया, 2 भगोनों में डाला, हीट करना शुरू करा, राज को हीट करा 0 से 20, रोहित को हीट करा 0 से 40, कौन ज़्यादा हीट गेन कर लेगा, 0 से 40 वाला, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, हीट गेन ज़्यादा है। अभी गर्मियाँ आएंगी, बाहर का टेम्परेचर 45 होगा, एसी में बैठे होगे 16 पे, अचानक से निकल जाओ गर्मी के अंदर, आनंद आ जाएगा ज़िंदगी में, बॉडी एकदम से हीट गेन करेगी, लू लग जाएगी, नमस्ते हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही तो हुआ। और इसको जब खोल देते हो तो ये C डेल्टा T आ जाता है, अगर ये हीट है तो ये स्पेसिफिक हीट होना है, बचपन से रट्टा मारते आए हो,
हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी 1 कर दूंगा तो ये इसके बराबर ही तो आ जाएगा, वही तो डेफिनेशन है और क्या है भाई। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी, खत्म, डेल्टा टी 1 कर दिया मैंने। सारी बातें बहुत सिंपल हैं, साफ बिल्कुल। अब यहां पर कहता है, अब मैं अगर देखूं इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल यू। डेल यू क्या होती है, हीट कंटेंट और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो दैट विल बी क्यू वी, क्यू सबस्क्रिप्ट वी कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट विल बी सी वी डेल्टा टी। डेल यू निकालने के लिए भाई मुझे कह रहा है T2 माइनस T1 भी है और 28 भी है, तो लो बस 28 इंटू T2 माइनस T1, बट ये तब है जब मोल मेरे पास कितने हैं 1, यहाँ पर कुछ और दे रखे हैं मोल, 5 मोल दे रखे हैं भाई ने, तो बस फिर दिस इज फॉर 1 मोल, तो डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, 5 इंटू 28 इंटू 200 माइनस 100 था ना पहला, हाँ 100, खत्म। कितना आ गया 10/140 और 100, तो तुम्हारा आ गया ये 140 और 100 14,000 हो गया जूल में, है ना, तो ये आ गया तुम्हारा 14,000 जूल, यानी 14 किलो जूल। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, है ना, क्योंकि खुद सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, कौन और लिखता है ऑप्शन। अच्छा, और भी कुछ पूछा था इसने, डेल यू तो मैंने निकाल लिया है, पी डेल्टा भी कह रहा है, अच्छा पी डेल्टा भी कह रहा है तो अभी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है डेल एच डेल यू प्लस पी डेल्टा भी, है ना, यही होता है। वो वीडियो का लिंक दे रखा है मैंने, वो पूरा देख लो, वैसे मेरा कोई दिक्कत नहीं। अब डेल एच क्या होता है बेटा, हीट कंटेंट और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। हाँ सर, सी पी कहाँ से लाएंगे, अरे कुछ भी नहीं है, हलवा है। अरे अगर हम देखें तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर का रिलेशन था, तो सी पी क्या हो जाएगा, आर प्लस सी बी। मतलब इस एक क्वेश्चन में भाई ने सब पूछ लिया कि क्या इसको डेल एच आता है, क्या इसको डेल यू आता है, क्या इसको पता है वो क्या होता है क्यू पी और क्यू वी, क्या ये सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर जानता है, बस सब कुछ पेल डाला उसने, आर प्लस सी बी। तो सी पी कितना हो जाएगा बेटा, 28 दे रखा है, और आर कितना होता है मेरा वो तो पता ही है, 8.314, और अप्रॉक्सीमेशन के लिए 8 लेके ख़त्म करो, इसने 8 दे भी रखा है, लो जी, तुम क्या करोगे, उसने कह दिया कर दे अप्रॉक्सीमेट, तो सीपी कितना हो गया तुम्हारा 36, तो ये हो गया तुम्हारा 36 5 और इंटू 100, तो ये लगा ले अपना, और क्या 20 हटा के 40 5 200 180, और ठीक है 18,000 जूल, 18 किलो जूल। बस अब ये पता है, ये पता है, ये आ जाएगा 4 किलो जूल, आ गया 18 माइनस 14, खत्म। तो मिल गए ऑप्शन सारे आपको, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सारे ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से मिल गए। ठीक है, अब ये हमें मिला डेल्टा एच, यहाँ पर देखो बहुत सिंपल था, इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से सोचूं, है ना, देखो बच्चों बड़ा ही आसान हमारा एक सिस्टम था। जो बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं या जो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे डालते हैं, प्लीज़ बच्चों फ़ोन नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इस पर डाल सकते हो। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने मुझे कॉल किया है व्हाट ही कैन अंडरस्टैंड कि शूट हो रहा है, तो शूट लगातार होता है, क्लासेस का मेरा एक बहुत ही सिस्टम अलग है। ठीक है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कॉल नहीं, टेलीग्राम आप मैसेज करते हो ग्रुप में वो कर सकते हो, यूट्यूब पे डालते हो वो डाल सकते हो, है ना। कई बार क्या होता है ना कि फ़ोन साइलेंट करना भी रह जाता है, तो प्लीज़ बच्चों रिक्वेस्ट है, नहीं उठा पाऊँगा, बहुत फ़ोन इतने आज के टेलीग्राम के मैसेज देखूँ तो हज़ारों में है, सबके जितने मैं रिप्लाई कर सकता हूँ उतने कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पर डालते हो, यहाँ मैं फटाफट देख के कर देता हूँ, जितना हो पाए कर देता हूँ। तो मैं बता रहा था इस क्वेश्चन के अंदर 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature become this. If Cv is this, calculate del U and P delta V for this process. तो बेटा T1 T2 this is my Cv, बड़ा सिंपल था, del U निकालना था, del U क्या था, Cv डेल्टा T, Cv दे रखा था, डेल्टा T दे रखा था, निकाल लिया।
फिर इसने पी डेल्टा वी का, इसने ये चेक करा कि क्या आप CV से CP निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल निकाल लेंगे सर CV से CP, ऐसे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और जब हम CP और मतलब CV से CP निकाल लेंगे, फिर उसको यूज करेंगे हम इसके लिए। बड़ा आसान, डेल्टा एच इजिकल टू CP डेल्टा टी। बस फिर क्या था, फिर तो हमने लगाया, सॉल्व करा, डेल्टा एच मिल गया और डेल्टा यू मिल गया, डेल्टा एच मिल गया, ये मिल जाएगा। ठीक है ना, आसान था क्वेश्चन। अगला देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज दिस। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन इसने थर्मो में घुमाए। हेसिस लॉ वाला मैंने आपको कराया, सेकंड लॉ वाला कराया, सब बता दिया इसमें। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 24 कैलोरी पर ग्राम at 200 डिग्री सेल्सियस if specific heat of I2 and I2 vapor are this and this, है ना। देखो क्या क्या दे रखा है, ये दे रखी है स्पेसिफिक हीट सॉलिड की, और ये दे रखी है वेपर की। अब बच्चों कहता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एट दिस टेम्परेचर। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 200 डिग्री पे ये है, 250 पे मुझे निकालनी है। याद है एक चीज होती थी, डेल्टा एच CP डेल्टा टी, सर अभी तो लिखवाई थी। हाँ तो वही चीज उसी पे आ गया। अब यहां पर ये डेल CP हो गया, कैसे बताता हूं। कहता है भाई I2 सॉलिड से I2 वेपर, है ना। I2 सॉलिड से I2 वेपर दोनों दे रखी हैं। क्या क्या है ये, स्पेसिफिक हीट। तो CP2 भी दे रखी है, CP1 भी दे रखी है, तो आपको आराम से मिलेगा क्या, डेल CP 0.055 0.031। अब कैसे करोगे, इस वाले कितनी थी वेपर की, 0.031, और डेल CP कैसे निकल जाएगा, तो 0.031। कोई मुश्किल काम था इसमें, नहीं। और क्या क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है दिस निकालना है। T1 T2 दे रखे हैं, तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 डेल्टा H1, ये तुम्हारा आ गया T1 T2, है ना। तो T2 माइनस T1, और CP तुम्हारा ये आ गया 0.031 माइनस 0.055। कितना आसान चीज थी। T2 माइनस T1 लगाने बैठोगे तो क्या क्या दिए हैं, 250 में निकालना है, 200 का दिया हुआ है। तो डेल्टा H2 मुझे निकालनी है, डेल्टा H1 कितनी है 24 दिस, ये हो गया मेरा कितना, और ये हो गया मेरा 250 माइनस 200। सॉल्व करूंगा डेल्टा H2 मिलेगा। किसी भाई को दिक्कत, आसान था बिल्कुल। यानी बेसिकली डेल्टा H2 इज इक्वल टू, एक मिनट, ये माइनस था प्लस कैसे हो गया ये, अब इसको इधर ले जाओ, 24 माइनस ये कितना आ गया तुम्हारा, ये माइनस 0.031 और माइनस 0.5। हाँ तो 55 में से 31 हटाओ, 24 बचा, है ना, और ये बचा 50, खत्म। मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो डेल्टा H2। आज के सेशन में थर्मो की काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी जो आ सकते थे क्वेश्चन। और यहाँ पर डेल्टा एस का नेगेटिव साइन की बात करी, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करी,
कौन सा लॉ क्या समझाता है बताया। यहां पर किस तरीके से उसने आपको उल्लू बनाने की कोशिश करी, डेल्टा जी डेल्टा एच टी टी डेल्टा एस के हिसाब से। ये कहां से आया, अच्छा हाँ ये बता रहा था। फिर ये एनसी डेल्टा टी वाला क्वेश्चन था, डेल यू पी डेल्टा वी के रिलेशन में। वैसे मोस्टली ये डेल एन जी आर टी वाले क्वेश्चन देता है, बट ये भी देता है इस तरीके से, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सारा कुछ घुमाने के बाद इसने दिया, और यहाँ पर बहुत सिंपल इस वाले पे दिया। ये पहले भी हमने यूज़ करा, यहाँ पर भी हमने यूज़ कराया। क्लियर है? तो बच्चों ये रहा आज का सेशन सारा। आई होप जो पढ़ाया वो क्लियर है। लाइव कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक का कर लगाऊंगा, थोड़ा सा भी तबीयत थोड़ी सी रेस्ट मांग रही है। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं फिर कल आपसे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा कर लो, आ रहे हैं वीडियो लगातार।